21 जुलाई 2021 में इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख छपा जिसमें बताया गया कि इंजीनियरिंग और बीटेक की जो सीट्स हैं 2014 और 15 में 32 लाख थी, वो 7 सालों में घटकर 2021 में ऑलमोस्ट 23 लाख 28 हज़ार हो गई है। तो 9 लाख सीट्स सिर्फ 7 सालों के अंदर कम हुई। तो इतना बड़ा डिस्पैरिटी क्रिएट होना सीट्स के अंदर एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो क्या हम इससे अब ये समझ सकते हैं कि इंजीनियरिंग की ब्रांच जो कभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा करियर प्रोवाइड करती थी, क्या उसका दी एंड है या फिर इसमें अभी जान बाकी है? सो फ्रेंड्स, इसका जवाब कोई सिंपल सेंटेंस में नहीं है। इसकी सिचुएशन को हमें एनालाइज करना ज़रूरी है। तो अगर आप इंजीनियर हैं, आप जॉब तलाश कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग के अंदर अभी एजुकेशन ले रहे हैं, या फिर इंजीनियरिंग में अपना करियर आगे चूज़ करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम इसमें इसके रीज़न्स को, कि आखिर इंजीनियरिंग और बीटेक की जो सिचुएशन आज हमको देखने को मिलती है, इसके पीछे के रीज़न्स क्या है और इसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इस पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, इस पर हम आपके सामने कुछ डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, चलिए हमारे टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं कि आखिर ये सिचुएशन क्यों आई, तो इसके रीज़न्स क्या थे, इस पर हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, इसका सबसे पहला रीज़न है कि डिमांड एंड सप्लाई। हम देखते हैं कि 2000 के बाद एक बड़ा इंटरेस्ट स्टूडेंट का इस फील्ड के लिए जागा। उसका रीज़न ऑब्वियस ये था कि बहुत सारी टेक कंपनीज इंडिया में आ रही थी और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ रहा था। तो एक ल्यूक्रेटिव करियर उनको इसके अंदर देखने को मिला, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट इसको अपना करियर बनाना चाहते थे, क्योंकि ये सिंपल और जल्दी से अच्छी जॉब प्रोवाइड करने के लिए बहुत अच्छा प्रोफेशन था। तो हम देखते हैं कि स्टूडेंट के इंटरेस्ट की वजह से हम पूरे इंडिया के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस बड़ी क्वांटिटी में खुलने लगे और एक ओवर सप्लाई इंजीनियर का होने लगा। सन 2003 के अंदर UR राव कमेटी ने सजेशंस दिए कि हम इंजीनियर की ओवर सप्लाई कर रहे हैं और ये सिचुएशन अलार्मिंग हो सकती है, लेकिन इसके बाद भी इसमें कोई इसको सीरियस नोट नहीं लिया गया। और हम देखते हैं कि बहुत सारे कॉलेजेस कंटिन्यू खुलते गए, इंजीनियर की ओवर सप्लाई होती गई और आज हालत ये है कि 4000 कॉलेजेस पूरे देश भर में पाए जाते हैं, जिसमें 15 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट हर साल प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर इसको आप डिवाइड करें तो इसका रेशो निकलेगा कि एक जॉब के लिए ऑलमोस्ट 300 मेंबर्स हैं। इतनी बड़ी डिस्पैरिटी हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए फेक फैकल्टीज़ और फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड करना शुरू कर दी। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट आप खुद जानते हैं कि जिनको अभी रिसेंटली बंद किया गया क्योंकि वो फेक थे। तो बिटवीन द लाइन यहाँ पर हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि यहाँ पर हमें एक चीज़ की ज़रूरत भी महसूस होती है और वो ये है कि एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए जो डिमांड और सप्लाई को मेंटेन कर सके। इतनी बड़ी डिस्पैरिटी कि अगर एक जॉब के लिए 300 मेंबर्स हो तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसलिए हम देखते हैं कि इंजीनियर जैसे अच्छे डिग्री होल्डर भी जो है तो क्लर्क और प्यून और ऐसी सादी जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए मजबूर है। सो दूसरा बड़ा रीज़न है पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड पुअर फैकल्टी एंड फैसिलिटीज़। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने इस फील्ड के अंदर इस फील्ड को जब स्टूडेंट इस इंटरेस्ट के तौर पर इसे देख रहे थे तो एक इसमें बिजनेस देखा और इसी माइंडसेट के साथ उन्होंने इसमें काम किया। तो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस के अंदर पैसा कमाने के लिए उन्होंने ये देखा, इस पर फोकस नहीं किया कि क्वालिटी एजुकेशन को मेंटेन किया जाए, अच्छी फैकल्टी और अच्छी फैसिलिटीज़ स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाए। तो यहाँ पर हम एक फील्ड की एग्जांपल देंगे, आप अकॉर्डिंगली उसके थ्रू दूसरी फील्ड को भी इमेजिन कर सकते हैं, कुछ ना कुछ अंदाज़ा आपको हो जाएगा। तो आईटी फील्ड के अंदर हम देखते हैं कि अमेरिका में 4% ऑफ स्टूडेंट कांट राइट द करेक्ट कोड, वो कोड को सीधे तरीके से नहीं लिख सकते थे। वहीं पर अगर इसको कंपेयर किया गया हमारे देश की सिचुएशन से तो यहाँ पर ये फिगर होगा 37.4% स्टूडेंट सीधे से कोड को नहीं लिख पाते। इसी के साथ हम देखेंगे वरुण अग्रवाल जो को फाउंडर है एस्पायरिंग माइंड के, वो कहते हैं कि इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट होती है वो 10 to 15 लाइन ऑफ कोड्स होती है कोई भी गिवन प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स इतनी मिनिमम रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो आप इससे एजुकेशन की क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो तीसरा बड़ा रीज़न जो हमको नज़र आता है वो है कि आउटडेटेड सिलेबस। आज भी हम देख रहे हैं कि इतने एडवांसमेंट होने के बाद भी हम सिलेबस वही पढ़ रहे हैं और जो सेट ऑफ स्किल्स और एबिलिटीज़ चाहिए स्टूडेंट को जॉब के लिए और इंडस्ट्री में काम करने के लिए वो ड्यूरिंग द कोर्स उसके अंदर पैदा ही नहीं होती। जब वो जॉब के लिए जाता है, जॉब पे काम करता है, तो वहाँ पर उसको एक फ्रेश तरीके से फिर से स्टार्ट करना पड़ती है। कोई लिंक हमको वो जो पढ़ रहा है ड्यूरिंग द कोर्स और जब वो इंडस्ट्री में जा रहा है उसके अंदर कुछ भी नज़र नहीं आता। तो इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ वाले फ्रेशर को
आज ले नहीं रहे हैं, एक्सपीरियंस वाले बंदे को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि टीचिंग और लर्निंग का जो प्रोसेस है वो मोस्टली हमारे प्रीडोमिनेटली थेरोटिकल है। तो ये एक बड़ा रीज़न है जो हमको महसूस होता है। चौथा रीज़न जो हमको यहाँ पर नज़र आता है वो है इनएलिजिबल इंजीनियर्स। ऑब्वियसली पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, पुअर फैसिलिटीज़ और फैकल्टीज़, इसके बाद आउटडेटेड सिलेबस होने की वजह से इंजीनियर्स जो बनेंगे और जो भी ग्रेजुएट्स निकलेंगे तो वो ऑब्वियसली इनएलिजिबल रहेंगे। और इसका सबसे बड़ा रीज़न हम खुद है, मुझे लगता है इसलिए कि हमने इस पूरे प्रोफेशन को जॉब ओरिएंटेशन के थ्रू ही देखा। हमने ये सोचा कि हमें जल्दी से झटपट जॉब अगर कहीं से मिल सकती है तो यहीं से मिल सकती है, और इसकी वजह से हमने ज़्यादातर फोकस डिग्री लेने पर किया, उन सेट ऑफ स्किल्स और एबिलिटीज़ पर बहुत कम फोकस किया जिसकी वजह से वो जॉब मिलती है। 2005 के अंदर मैकेंसी रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, उसमें बताया गया था कि ऑलमोस्ट 25% स्टूडेंट इंडिया के अंदर वो जॉब के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल है। रेस्ट ऑफ 75% वो एलिजिबल है ही नहीं एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये 2005 का फिगर है। उसके बाद तो कितने इंस्टीट्यूट खुले और कैसे खुले, वहाँ पर एजुकेशन की क्वालिटी कैसी थी, आप ये सब जानते हैं। तो एक बड़ा इसके अंदर और चेंजेस आए होंगे। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम खुद इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार भी हैं, हमारा अप्रोच इस फील्ड को लेकर कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ कि आखिर इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या क्या राय देते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत है, जिसके अंदर कि गवर्नमेंट का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इंडिविजुअली हम इस पूरी सिचुएशन को बदलने में बहुत ज़्यादा नाकाबिल साबित होंगे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, यहाँ पर हम कुछ सजेशन सोल्यूशन के तौर पर जो एक्सपर्ट ने दिए है हम उसको आपके सामने रखना चाहेंगे। सबसे पहला सोल्यूशन ये है कि इसकी सीट्स को कम किया जाना चाहिए, जो कि प्रोसेस हो रहा है, इंजीनियरिंग की जो सीट्स है उसको कम किया जा रहा है। तो ये एक वेलकमिंग स्टेप है और इसके अंदर और इसको रोबस्ट तरीके से करना चाहिए। दूसरा सोल्यूशन हमारे नज़दीक ये है कि गवर्नमेंट ने अच्छी फैकल्टीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए और अच्छी फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। तीसरा सोल्यूशन ये है कि आउटडेटेड सिलेबस को एडवांस किया जाना चाहिए, उसको अपडेट किया जाना चाहिए। बहुत सारे कंट्रीज़ इस बारे में काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हम इस बारे में पीछे रह गए। तो हमें इस बारे में सोचने की और काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम सिलेबस को अपडेट करें। इसके साथ ज़रूरत है कि हम एग्ज़ाम पैटर्न को थोड़ा टफ बनाएं। यकीनन ये बात आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन ये ज़रूरत है कि हम एग्जामिनेशन पैटर्न को थोड़ा टफ बनाएं, और जिसके लिए ज़रूरी है कि हमारी स्किल्स और एबिलिटीज़ पर भी फोकस किया जाए। इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स हैं वो बेरोज़गार है। तो ऐसे लोगों के लिए स्टार्टअप्स को ईजी बनाना चाहिए और इसको बूस्ट करना चाहिए। इसी के साथ ऐसे ही लोगों के लिए कुछ स्किल सेंटर भी बनाने चाहिए, जहां पर आकर वो स्किल सीख सके और जहां पर आकर जो भी रिक्वायरमेंट्स है मॉडर्न और जो गैप्स उनको एजुकेशन के ड्यूरिंग में रह गए उसको वो फुलफिल कर सके, ताकि आसानी से उनको जॉब मिल सके। तो सातवीं चीज़ जो हम कहना चाहेंगे वो ये है कि कुछ ये जो पूरे प्रोसेस को रेगुलेट किया जाना चाहिए, डिमांड और सप्लाई को रेगुलेट किया जाना चाहिए। AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ये खुद करे या फिर कोई एक बॉडी बनाए जो इस सारी सिचुएशन को मॉनिटर करे, ताकि ऐसी सिचुएशन ना आए कि एक जॉब के लिए 300 मेंबर्स हो। इसके अलावा ये तो होगा कलेक्टिव, इंडिविजुअली आप क्या कर सकते हैं। तो अगर आपका ग्रेजुएट हो चुका है, आप जॉब तलाश कर रहे हैं, नहीं मिल रही है, तो आप थोड़ा रुके और अपने अंदर अपने आप को देखें, क्या आपके अंदर वो स्किल्स पाई जाती है, क्या वो एबिलिटीज़ है, कि आप जो है तो कॉन्फिडेंस के साथ इंडस्ट्री में जाकर काम कर सके और उनको इंटरव्यू दे सके, उसको फेस कर सके, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि आसानी से आप तक जॉब पहुंच जाए। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर करना ये है कि आप अगर फ्रेशर है तो प्लीज़ कोशिश ये करें कि कहीं पर भी जो आपकी रिलेटेड फील्ड है, जिस डिसिप्लिन में आपने काम किया है, उस रिलेटेड फील्ड के अंदर आप जो है तो जिस कंपनी को और जिस इंडस्ट्री को सूटेबल समझते हैं वहाँ पर जाकर काम करने की कोशिश करें। शुरुआत के अंदर पेमेंट पर ज़्यादा फोकस ना करें, जितनी भी मिल रही है आपको उसके अंदर जो है तो सेटिस्फाई रहे सिर्फ शुरुआत के अंदर, ताकि आप स्किल्स वहाँ पर सीख लें। जो चीज़ और एक्सपीरियंस की आपको ज़रूरत है वहाँ पर वो आप सीख लें। आप इस पूरे प्रोसेस को ऐसा समझें कि ये मेरा एक्सटेंशन है कॉलेज का, एजुकेशन का, मैं यहाँ पर वही चीज़ों को सीख रहा हूँ नए तरीके से। तो ये बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास वो स्किल्स और एबिलिटीज़ आ जाएंगी तो आप कॉन्फिडेंस के साथ बड़ी कंपनीज़ में, दूसरी कंपनीज़ में जाकर जो है तो जॉब के लिए इंटरव्यूज़ दे सकते हैं, और पॉसिबल है कि आपको बहुत आसानी से वहाँ पर जॉब मिल जाए। और अगर आप अभी इंजीनियरिंग के अंदर अपना करियर बनाने का सोच रहे हैं, आप 11th और 12 में JEE मेंस और एडवांस देना चाहते हैं,
तो आप सबसे पहले ये देखिए, अगर जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो उसके अंदर कुछ चीज़ें आप देखिए। सबसे पहले देखिए कि वहाँ पर प्लेसमेंट होते हैं क्या, और होते हैं तो कैसे होते हैं, कौन सी कंपनीज आती हैं। तो जहाँ पर अच्छी कंपनीज आती है, जहाँ पर प्लेसमेंट अच्छा होता है, आप पहले ऐसे कॉलेज को प्रेफर करें। दूसरा, आप देखिए वहाँ पर सेट ऑफ स्किल्स और एबिलिटीज़ कौन कौन सी सिखाई जाती है, इस पर भी आप फोकस करें। जो रिक्वायरमेंट है मॉडर्न एज के, अगर उसके हिसाब से वो सिंक्रोनाइज है तो ये बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे कॉलेज को प्रेफर करें। तीसरी, आप देखिए कि वहाँ पर फैकल्टी किस टाइप की है। और भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जिनके बेस पर आप कॉलेज चुन सकते हैं, लेकिन 2-3 फैक्टर जो इंपॉर्टेंट है हमने आपके सामने रखे हैं। सो फ्रेंड्स, ये पूरा एक एनालिसिस था इस सारी फील्ड को लेकर। ये सारा वीडियो इसलिए था कि आपके सामने सिचुएशन को रखी जा सके। आप अपना करियर अगर इस पर बना रहे हैं तो आप बहुत सोच समझ कर जाए। आपका पर्सनल इंटरेस्ट भी इससे मैच होना चाहिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो खुद से इंटरेस्ट प्रोड्यूस करने की कोशिश करें, क्योंकि आप दूसरी फील्ड में जाएंगे उतनी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उससे अच्छा है कि आप इसी में थोड़ी बहुत मेहनत करें, तो आपके लिए जॉब के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ ये फील्ड ऐसा नहीं है कि नहीं करती है, बल्कि प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ये है कि इसमें कोई नेगेटिविटी की बात नहीं है, बल्कि एक पॉजिटिव इसका डायमेंशन ये है कि हम देख रहे हैं कि हमारे अंदर एक अवेयरनेस आ रही है। हम जो है तो ऐसे कोर्सेज़ को चूज़ कर रहे हैं जिनकी ज़रूरत भी है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी भी है, और हमारी सोसाइटी को उसकी ज़रूरत भी है, और हमारे पर्सनल इंटरेस्ट और ओरिएंटेशन भी उसके अंदर है। तो ये मैच्योरिटी की अलामत है, इसको आप पॉजिटिवली लें। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।